हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। पीवाईक्यूज की इस सीरीज में हम इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे थे। इसका पार्ट वन में हम ऑलरेडी कई क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट टू में जो बचे हुए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उनको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान पीरियड? तो निम्न में से कौन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 51-56। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि 5 ईयर प्लान हमने लिया कहां से, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? तो रसिया से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। यहां पे तो उसने अवधि पूछी। अगर वो पूछता कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो 1951 इसका आंसर होता। बट क्योंकि उसने टाइम पीरियड पूछा है, तो 51-56 की अवधि है। रशिया से हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था, मेनली 5 साल के लिए। इसमें गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, एक डिटेल ब्लूप्रिंट टाइप का एक बनाती है, जिसमें ये बताया गया होता है कि किस सेक्टर में हम इन 5 सालों में फोकस करेंगे। 5 साल के बाद उसका अवलोकन किया जाता है कि इस 5 साल में जो जो हमने टारगेट किया था कि हमने वो अचीव किया या नहीं किया। अब ये पंचवर्षीय योजनाएं हालांकि डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं। तो ये पंचवर्षीय योजना है, मैंने आपको बताया रशिया से ली गई है। ये टाइम पीरियड है। एक क्वेश्चन जो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है वो कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे बेस्ड थी? तो हेरोडोमर मॉडल ये था। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट इसको ज्यादा अच्छे से समझते होंगे। हेरोडोमर मॉडल बेसिकली, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो कि बैंकों में पैसा जमा करता है, अगर वो सेविंग्स बढ़ाए, अगर हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से सेविंग्स बढ़ती हैं, तो बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा। बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो कारोबारियों को लोन ज्यादा दे पाएगा। लोन ज्यादा लेंगे कारोबारी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ेगी। तो एक तरह का ये सर्कल है, जो कि हर एक सेक्टर, हर एक जो पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट को इफेक्ट करता है। यही हेरोडोमर मॉडल का बेसिक रूप था। इसी पे हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये बेस्ड थी। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी फ्लो? तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी फ्लो को अट्रैक्ट करता है? एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी फ्लो अट्रैक्ट होता है? सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी फ्लो अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो जो सॉफ्टवेयर, जो हमारा कंप्यूटर और जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला सेक्टर है, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लो अट्रैक्ट करता है। बट इनमें से जो ऑप्शन है उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे हाईएस्ट है। इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमारा लगभग 13%, जो हमारा एफडीआई इक्विटी फ्लो उसका 13% कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही अट्रैक्ट करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इन इंडिया इज कलेक्टेड बाय पंचायत? तो निम्न में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा वसूल किया जाता है? सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स, लैंड रेवेन्यू, ये पंचायत द्वारा वसूल नहीं किए जाते। जो लोकल फेयर्स होते हैं, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स, ये पंचायतों के द्वारा वसूल किया जाता है। और एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ये पंचायतों के लिए होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नाउ अगला क्वेश्चन, ट्रिम स्टैंड्स फॉर? ट्रिम का क्या अर्थ है? ट्रिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है वो बेसिकली। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यही ट्रिम का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया? नाउ ये क्वेश्चन का इन आंसर्स का, एक्चुअली क्वेश्चन का नहीं बट इन आंसर का कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी आप, क्योंकि इनमें से कोई भी अभी नीति आयोग का वाइस चेयरमैन नहीं होगा। ये तो ऑफकोर्स बदल गए होंगे, बट ये आपको ये दिखाने के लिए है कि वो ये क्वेश्चन दोबारा पूछ सकता है। ऑफकोर्स ऑप्शन बदल जाएंगे, आंसर बदल जाएगा, बट नीति आयोग तो अपनी जगह पे है, उसके वाइस चांसलर का जो पद है वो भी अपनी जगह पर है। तो इसका तो उस टाइम पर सही आंसर अरविंद परगड़िया था। बट आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो पूछता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। और नीति आयोग के चेयरमैन अगर आपसे पूछ दे, ये तो वाइस चेयरमैन पूछा है, चेयरमैन अगर आपसे पूछे, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। कई बार वो पूछ देता है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, वो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा, या हो सकता है वो नाम दे दे। तो नाम में अगर प्राइम मिनिस्टर का नेम है तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। चाहे कोई भी उस टाइम पे किसी की भी गवर्नमेंट हो, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ विसियस सर्कल ऑफ प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू?
तो इनमें से किसके द्वारा वो कॉन्सेप्ट दिया गया है, वीसीएस सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है। तो आर नस्की, ये इकोनॉमिस्ट थे, इनके द्वारा ही वीसीएस सर्कल का कॉन्सेप्ट दिया गया है। वीसीएस सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी हेरोडोमर मॉडल बताया, मैंने आपसे कहा कि इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, तो सेविंग्स बढ़ेगी। सेम वे में होता क्या है कि अगर कम इन्वेस्टमेंट होगा, लो इन्वेस्टमेंट अगर चल रहा है, तो लो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे प्रोडक्शन भी कम होगा। लो प्रोडक्शन है तो एम्प्लॉयमेंट भी लो होगा, एम्प्लॉयमेंट लो होगा तो इनकम भी लो होगी ना। इनकम अगर लो होगी तो डिमांड भी लो होगी, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं कमा रहे, पैसा कम कमा रहे हैं, तो साफ सी बात है कि आप सामान भी कम खरीदेंगे, तो डिमांड भी लो है ना। डिमांड लो होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन फिर दोबारा कम ही होगा। तो ये एक तरह का विशियस सर्कल है, जो कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा इसे कहा जाता है, और ये किसके द्वारा दी गई है, आर नस्की के द्वारा ये दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की एनुअल रिपोर्ट 2020, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक क्या है। तो ईज डूइंग, अब पहले तो ये पॉइंट एक ध्यान रखने वाला है कि द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। हो सकता है अगली बार वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। अब ये इसमें पूछा है कि भारत की क्या रैंक है। वेल, भारत की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक थी वो है 63rd रैंक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इससे पहले जो 2019 की रिपोर्ट थी उसमें भारत की 77वीं रैंक थी, लेकिन अभी जो 2020 की रिपोर्ट आई, सबसे लेटेस्ट 2020 की ही रिपोर्ट है, इससे लेटेस्ट डाटा नहीं है, तो उसमें 63rd सही ऑप्शन है। 63rd भारत की रिपोर्ट थी, रैंक थी, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, द फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट 2021-2022 ऑफ इंडिया इज टारगेटेड एट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट है क्या। सी, गवर्नमेंट की एक इनकम है और फिर गवर्नमेंट के कुछ खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, तो यही है डेफिसिट, मतलब कि घाटा ना। अगर गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो ये तो आपका सरप्लस हो जाएगा, मतलब कि आपके पास पैसा बच रहा है, तो ये लाभ है एक तरह से। बट आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आपकी इनकम कम है, तो ऐसे में आपको घाटा हो रहा है, तो यही फिस्कल डेफिसिट है। जब गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो कम हो जाती है कंपेयर टू उसकी स्पेंडिंग, जो उसका एक्सपेंडिचर है उसमें, तो वो फिस्कल डेफिसिट होता है। तो अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो यूनियन बजट 21-22 था उसमें फिस्कल डेफिसिट को क्या टारगेट किया गया था, कितना परसेंट टारगेट किया गया है। इसका सही आंसर है 6.8% ऑफ जीडीपी। अक्सर गवर्नमेंट जो होती है वो डेफिसिट का ही टारगेट करती है, डेफिसिट का बजट टारगेट करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उनकी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो उससे होगा क्या, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी उसमें रोजगार बढ़ेगा, उस खर्चे से रोजगार बढ़ेगा तो आफ्टर ऑल इनकम बढ़ेगी। तो इसलिए वो एक्सपेंड डेफिसिट का बजट रखती हैं और उसको लेकिन कम करने की कोशिश करती है, तो इसलिए 6.8% ऑफ जीडीपी इस बार टारगेट किया गया था। इस बार के जो बजट था 21-22 का, उसमें 6.8% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट तक हम ले आए, ये टारगेट किया गया था। रेवेन्यू, यहाँ पे उसने फिस्कल डेफिसिट पूछा, हो सकता है कि वो अगली बार रेवेन्यू डेफिसिट पूछ दे कि रेवेन्यू डेफिसिट हमने क्या टारगेट किया, तो देन वो 5.1% हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट 6.8% ऑफ जीडीपी और रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, 5.1% ऑफ जीडीपी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया जीडीपी इन 2021 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020-21 का है उसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है। वेल, यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉमिनल प्राइसेस के हिसाब से जो कृषि का हिस्सा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, थर्ड प्लेस पे है। सबसे ज्यादा हिस्सा हमारी जीडीपी में किसका था इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, सर्विस सेक्टर का था। ऑफ कोर्स सर्विस सेक्टर का ही सबसे ज्यादा हिस्सा रहता है, लगभग ऑलमोस्ट 54% सर्विस सेक्टर का था। देन सेकंड नंबर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर लगभग 26%, और थर्ड नंबर पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था विद 20% के कंट्रीब्यूशन के साथ। नाउ इस पोजीशन में ऐसे ये तो हमारा ये हो गया 20% एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ पे 20% कोई ऑप्शन नहीं है, तो सबसे नजदीकी ऑप्शन पे आप राइट क्लिक कर सकते हैं जो कि 19.9% है। तो 19.9% भारत का सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च इन इंडिया। तो भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई थी।
ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 8 अप्रैल 2015 को ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे नरेंद्र मोदी, जो कि अभी भी हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। और क्यों शुरू की गई थी, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट देना माइक्रो एंड जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को शुरू करने के लिए, उनको क्रेडिट की व्यवस्था कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 8 अप्रैल 2015, ऑप्शन ए। नाउ फ्रॉम विच सेक्टर इन इंडिया इज द मैक्सिमम ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग ऑब्टेन्ड, तो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से अधिकतम सकल घरेलू उत्पाद हमें, सकल घरेलू बचत सॉरी, प्राप्त की जाती है। मैंने अभी आपसे मेंशन किया, सबसे ज्यादा जो बचत हमारी मिलती है वो हाउस होल्ड सेक्टर से मिलती है, जो घरेलू सेक्टर है। हम लोग काफी बचत पैसा करते हैं फ्यूचर के लिए, हमें लगता है कि फ्यूचर में काफी कोई भी कंटिजेंसी आ सकती है, कोई हो सकता है कि इलनेस या डिजीज के टाइम पे हमारा खर्चा हो सकता है, हम आगे के कोई शादी ब्याह इस तरह के किसी भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उनके लिए हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो सबसे ज्यादा पैसा सेव करता है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है उसमें हिस्सा किसका है, हाउस होल्ड सेक्टर का ही है। अगला क्वेश्चन है, 14th फाइनेंस कमीशन 2015-20 सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन। ना 14th फाइनेंस कमीशन का हमने पार्ट 1 में काफी डिस्कस किया था, मैंने बताया भी था कि 14th फाइनेंस कमीशन उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके बाद 15वां फाइनेंस कमीशन भी आ चुका है, उसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी लास्ट ईयर। लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन ऐड किए आपको केवल एक आइडिया देने के लिए कि इस तरह से फाइनेंस कमीशन से काफी क्वेश्चन पूछता है। कल के पार्ट में हमने 2 या 3 क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन से किए और 14 फाइनेंस कमीशन से ही वो क्वेश्चन थे। अब क्योंकि 15वां फाइनेंस कमीशन ने लास्ट ईयर 2021 के एंड में ही अपनी रिपोर्ट दी है, तो बहुत बहुत चांसेस है कि इस साल जो पेपर आए उनमें 15वें फाइनेंस कमीशन से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइनेंस कमीशन मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है, 5 साल के लिए ये वो 5 साल के लिए अपनी रिपोर्ट देते हैं, अगले 5 साल के लिए बताते हैं। इसका मेन क्या बताते हैं, किस चीज पे अपनी रिपोर्ट देते हैं कि टैक्सेस जो है, सेंटर जो टैक्स इकट्ठा करती है वो सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, इस पे ही अपनी मेन रिपोर्ट देते हैं। 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, दिसंबर 2014 में दी थी। ये लेकिन रेलेवेंस का नहीं है, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ 15वां फाइनेंस कमीशन जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अभी फिलहाल आपके रिलेवेंस के लिए है। वो भी मैंने आपको बता दिया कि लास्ट ईयर 2021 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। और 15वें फाइनेंस कमीशन के वो कई बार पूछते रहा है अध्यक्ष कि इसके कौन प्रेसिडेंट कौन थे, आई मीन चेयरमैन कौन थे 15th फाइनेंस कमीशन के, तो एन के सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एसडीआई फॉर इंडिया इन 2014। ना 2014 में, अगेन ये 2014 में एसडीआई वैल्यू पूछ रहा है इंडिया की, तो क्योंकि ये एक पुराने पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। अभी 2020 का लेटेस्ट हमारे पास एसडीआई वैल्यू है और वो क्वेश्चन में आएगा, तो मैं 2014 के बजाय आपको 2020 का एसडीआई बताता हूं कि हमारी रैंक क्या थी। सबसे पहले 131, इंडिया की रैंक 189 कंट्रियों में से 131वीं हमारी रैंक थी और हमारा वैल्यू कितना था 0.645, ये हमारा एसडीआई वैल्यू था। और किस कैटेगरी में हमारी कंट्री आई थी, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में इंडिया था। इंडिया का एसडीआई वैल्यू 0.645 था और इंडिया की रैंक 131 थी। ये एसडीआई रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग है, जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि एसडीआई ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ये भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होती है। वेल, क्लोज्ड इकोनॉमी आपको पता होगा, जब आपने बेसिक अगर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, तो क्लोज्ड इकोनॉमी जहां पे कि कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं है, वो कंट्री जो कि किसी भी दूसरे देश से व्यापार नहीं करती है, ना ही एक्सपोर्ट ना ही इंपोर्ट होता है, तो वो कंट्री ही क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा कोई भी देश नहीं है, आई मेरी जानकारी में तो नहीं ही है, जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी हो, क्योंकि थोड़ा बहुत व्यापार चाहे वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, वो दूसरे देश के साथ, अपने अगल बगल के पड़ोसी देशों के साथ हर देश का चलता है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट अगर आपको बताऊं तो ब्राजील सबसे ज्यादा, सबसे कम अगर कोई इंपोर्ट करता है, सबसे कम अगर किसी का फॉरेन ट्रेड है तो वो ब्राजील का है, बट उसका भी जीरो नहीं है, उसका भी फॉरेन ट्रेड है। तो इसलिए प्योर क्लोज्ड इकोनॉमी को भी कोई कंट्री आपको नहीं मिलेगी, बट बाय डेफिनेशन क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, ऐसी कंट्री जिसका भी कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है।
अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में एक सबसे बड़ी समस्या हमें क्या आती है, इन में से वो पूछ रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो लेवल ऑफ सेविंग्स, नॉन मॉनेटाइज्ड कंजप्शन। ना वैसे तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट इनमें से जो एक समस्या है वो है नॉन मॉनेटाइज्ड कंजप्शन, ऑप्शन डी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो साफ सी बात है नेशनल इनकम की बाय डेफिनेशन ही वो प्रोडक्शन ये कैलकुलेट करती है जो कि जिसकी की कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। अगर कोई एक चीज है जो कि 100 रुपए की है तो तभी तो आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो 100 रुपए की है, जब उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है तभी तो आप उसे किसी इनकम में कैलकुलेट कर पा रहे हैं। नो, ऐसे कंजप्शन जो कि नॉन मोनेटाइज्ड है, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में आपकी मम्मी होंगी, वो या कोई भी जो कि हाउस होल्ड का वर्क करता है, ठीक है, आप ही घर में मान लीजिए कोई हाउस होल्ड वर्क करता है, आप घर में बर्तन धो देते हैं, तो उसका आपको कोई पैसा मिलता है? नहीं मिलता, तो उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू आप नहीं है एक तरह से। वही काम अगर आप होटल में कर रहे होते तो आपको सैलरी मिल रही होती, वहां पे उसका मॉनेटरी वैल्यू है। बट घर में आप कोई काम करते हैं, घर के लिए कोई भी बाजार से सामान लाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, तो उसका कोई मॉनेटरी वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो वो एक तरह से मॉनेटरी कंजप्शन नहीं हो गया। जो आपके घर वाले लोग हैं उनके लिए वो मोनेटाइज्ड कंजप्शन नहीं है। तो इसी तरह का जो नॉन मोनेटाइज्ड वर्क है, जो हर हाउस घर में जो लेडीज हैं या कोई भी जेंट्स हैं, वो इतना काम जो कि वो बिना किसी पैसे के करते हैं, तो वो टोटल नॉन मोनेटाइज्ड कंजप्शन है। अब अगर वही काम किसी होटल में किया जा रहा होता तो वो नेशनल इनकम में शामिल होता, ऑफ कोर्स होता, बट क्योंकि वो घर में किया जा रहा है तो नेशनल इनकम में शामिल नहीं है, तो यही एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो लिविंग सेविंग, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लेशन हम जानते हैं कि हम बेस ईयर पे कैलकुलेट कर देते हैं नेशनल इनकम को, इसमें भी ये इसका हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसका जो अभी आंसर है वो ऑप्शन डी है, नॉन मोनेटाइज्ड कंडीशन। द अपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस इन इंडिया इज। तो भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सबसे शीर्ष बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाबार्ड। नाबार्ड ही एग्रीकल्चर रिफाइनेंस के लिए सबसे शीर्ष बैंक यहाँ पे है। इसकी स्थापना का वर्ष वो कई बार पूछ देता है, तो 1982, जुलाई 1982 में ये स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और नाबार्ड की फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म है। 1982 में ये जुलाई 1982 में ये स्थापित किया गया था और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन। पहले पार्ट में भी हमने एनआईआरडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, इस पार्ट में अगेन इससे एक क्वेश्चन आ गया है। तो एनआईआरडी कहाँ स्थित है? एनआईआरडी का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट सिचुएटेड है हैदराबाद में। कब फाउंड किया गया था? हो सकता है कि एनआईआरडी का फाउंडेड पूछ दे कि व्हेन एनआईआरडी वाज फाउंडेड, तो 2006 में एनआईआरडी की स्थापना की गई थी। नाउ अगला क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? देखिए अगेन मैंने आपसे कहा कि फाइनेंस कमीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं। कई और भी कमीशन हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन सारे कमीशन को हम एक बार एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन फाइनेंस कमीशन स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट है, हर फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही है। यही सेम क्वेश्चन इसके अध्यक्ष कौन है, ये कई फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार आ चुका है। तो मैंने पहले भी मेंशन किया, एनके सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज। तो इंडिया में जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग को हम अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं। मेनली इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने लैंड होल्डिंग्स को 5 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। ये 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? इसमें स्मॉल, सबसे पहले आता है मार्जिनल, देन स्मॉल, देन सेमी मीडियम, फिर उसके बाद मीडियम एंड देन लार्ज होल्डिंग्स। तो ये 5 ग्रुप्स में इंडिया में लैंड होल्डिंग्स को डिवाइड किया गया है। और इसी को इनमें मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स कौन से हैं? लेस देन 1 हेक्टेयर। तो इसका सही ऑप्शन डी है, लेस देन 1 हेक्टेयर जितने भी हैं वो मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हैं
स्मॉल लैंड होल्डिंग्स 1 से 2 हेक्टेयर के जो माप के लैंड होल्डिंग्स हैं वो स्मॉल में आ जाते हैं। देन सेमी मीडियम में 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम में 4 से 10 हेक्टेयर, और फिर इसके बाद लार्ज होल्डिंग्स में 10 हेक्टेयर से ऊपर के जो हैं वो लार्ज लैंड होल्डिंग्स में आ जाता है। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस बार हो सकता है उसने मार्जिनल लैंड होल्डिंग पूछा, तो अगली बार वो सेमी इन चारों में से कोई पूछ दे। तो फिलहाल ये इसका क्लासिफिकेशन है। 1 हेक्टेयर से कम है तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है तो स्मॉल लैंड होल्डिंग, 2 से 4 में सेमी मीडियम, देन 4 से 10 में मीडियम, एंड 10 से ऊपर अगर हेक्टेयर उसका एरिया है तो लार्ज लैंड होल्डिंग ये आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च इज लोकेटेड इन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च कहाँ लोकेटेड है, तो ये न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर ब्रिक ग्रुपिंग वाज फॉर्म्ड एज ब्रिक्स। तो सिर्फ क्या पूछना चाह रहा है कि जो ब्रिक ग्रुप था वो ब्रिक्स कब हुआ। तो अंतर क्या है कि इसमें एस जुड़ गया। अब एस में आप जानते हैं एस से क्या मतलब है। पहले तो ब्रिक्स से आपको इसका पता होना चाहिए कि ये एक्रोनिम क्यों यूज किया जा रहा है। ये है ब्राजील, आर से है यहाँ पे रशिया, देन आई से है इंडिया, सी से है चाइना, एंड एस से है साउथ अफ्रीका। तो पहले ये चार ही इसमें जुड़े हुए थे, ब्रिक केवल ये था, ये चारों का ये ग्रुप था, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना का। 2011 में साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स में इन ब्रिक के साथ जुड़ गया और ये ब्रिक्स हो गया। तो वही ये पूछ रहा है कि ये कब हुआ। 2011 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था और 2010 में इसको इनवाइट किया गया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो 2010 है। 2010 में ब्रिक के द्वारा साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था इस ग्रुप में जुड़ने के लिए, और 2011 में इसने पहला अपना जो समिट था वो अटेंड किया। ब्रिक का वो तीसरा ब्रिक का समिट था और साउथ अफ्रीका के लिए वो पहला ब्रिक का समिट था 2011 में जो कि इसने अटेंड किया था। और लेकिन ये कब जुड़ा, 2010 में इसे इनवाइट किया गया था, 2010 में ये साउथ अफ्रीका ब्रिक ग्रुप के साथ जुड़ गया। अभी लेटेस्ट जो इससे क्वेश्चन बन सकता है वो है 13वें समिट से। ब्रिक का जो 13वां समिट था वो 2021 में हुआ है और ये किसने होस्ट किया है, ये इंडिया ने ही होस्ट किया है। तो 2021 में 13वां समिट ब्रिक्स का हुआ है और ये इंडिया ने ही होस्ट किया था। तो अगला क्वेश्चन है, द मेन एम्फेसिस ऑफ ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, इनका मेन एम्फेसिस किस चीज के ऊपर रहता है निम्न में से। द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, कंट्रोल ओवर प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। वेल, बहुत सिंपल है कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ये कंट्रीज की बात कर रहा है। तो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो करती है इसका मतलब कि वो पेट्रोल प्रोड्यूस करती होंगी तभी वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम पे तो इनका जोर होगा ही होगा, तभी वो प्राइसेस भी कंट्रोल कर सकती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जो ओपेक है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है उन कंट्रीज का जो कि पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं। सऊदी अरेबिया मेनली इसमें सबसे ज्यादा हेड करता है इनको, इसके अलावा अदर कंट्रीज हैं इसमें, वो कंट्रीज जो कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं और उनके प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल रखती हैं, डिसाइड करती हैं कि इनका प्राइसेस क्या होगा। तो यही दो काम जो है वो ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली द लार्जेस्ट गुड्स एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्तुओं के निर्यात में भागीदार कौन है। तो ये एक्सपोर्ट पार्टनर पूछ रहा है, ट्रेडिंग पार्टनर नहीं पूछ रहा है। कल भी मैंने सेम क्वेश्चन पे काफी डिस्कस किया था कि वो इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि लार्जेस्ट गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर कौन है। ट्रेडिंग पार्टनर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही आ जाते हैं। या वो पूछ सकता है कि केवल इंपोर्ट पार्टनर कौन है, तो इसमें केवल इंपोर्ट आएगा। और कभी वो जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने पूछा वो केवल एक्सपोर्ट पार्टनर पूछा, तो इस क्वेश्चन में केवल हम एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे। तो एक्सपोर्ट पार्टनर इन सब इंडिया का सबसे बड़ा यूएसए है। ट्रेडिंग पार्टनर वैसे चाइना था बट कई बार यूएसए हो जाता है। यूएसए और चाइना लगभग करीब है बट लेटेस्ट डेटा के हिसाब से
चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इंपोर्ट में भी चाइना ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम चाइना से ही करते हैं। बट ओवरऑल जो केवल यहाँ पर एक्सपोर्ट पार्टनर पूछ रहा है, तो एक्सपोर्ट पार्टनर यूएसए है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे चाइना है। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम सेकंड नंबर पे चाइना को करते हैं, और थर्ड नंबर पे फिर यूएई आता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, as per the census of 2011 which of the following states in India has the lowest sex ratio? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम लिंगानुपात राज्य की बात करें तो हरियाणा है। अगर यहाँ पे उसने यूनियन टेरिटरी पूछा होता कि किस यूनियन टेरिटरी में सबसे कम है, तो उसका आंसर फिर दमन एंड दीव होता। नाउ दमन एंड दीव भी एक्चुअली अब क्योंकि अब तो वो दादर नागर हवेली के साथ मर्ज हो चुका है, बट 2011 की जनगणना तक तो वो अलग ही थे, तो इसलिए दमन एंड दीव ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे सबसे कम लिंगानुपात था। और सबसे हरियाणा ऐसा स्टेट है कि इसका लिंगानुपात है कितना, 877 पर 1000 मेल में 877 फीमेल्स है, तो ये हरियाणा का है और सबसे कम है। सबसे ज्यादा किस स्टेट का है, तो केरला का, इसका 1084 पर 1000 मेल्स में इसका 1084 फीमेल काउंट है, तो इसलिए सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरला का है। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा किसका है, पुडुचेरी। ये याद रखिएगा, बेसिक डेटा है। सेंसस से कई ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। तो ये इतना ही था। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं। अभी तक यूकेपीएससी के द्वारा पिछले 5 सालों में जितने भी पेपर कराए गए, उनमें इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमिक सेक्शन से, उन सबको हमने 2 पार्ट में कवर कर लिया है। इन क्वेश्चंस को आप समझिए, इन्हें याद कर लीजिए, और याद करके अगेन फायदा ये होगा कि अगर ये रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन, वो मार्क्स आपके पूरी तरह कंफर्म है। और दूसरा, समझने से आपको फायदा ये होगा कि आप अपनी जो आगे इकोनॉमी की प्रिपरेशन होगी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो उस ही ट्रेंड में कर पाएंगे, उसी तरीके से करेंगे कि जिस तरीके से आपको लगता है कि आयोग क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये सेशन आपको, अगर ये सीरीज आपको पीवाईक्यूज की पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह आने वाला इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप इन वीडियोस को, अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव के लिए यूजफुल हो सकती हैं। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सजेशन आपका हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से शेयर कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।